दुनिया की सबसे ऊंची युद्ध भूमि, जहां हवा में ऑक्सीजन ना के बराबर है और तापमान 0 से 50 डिग्री नीचे तक चला जाता है। नेशन शॉक के इस खास विश्लेषण में आज हम बात करेंगे सियाचिन ग्लेशियर की, एक ऐसा संघर्ष जो इंसानी सहन शक्ति की हर हद पार कर देता है। और सबसे हैरानी की बात तो यह है कि दुनिया का यह सबसे ठंडा युद्ध महज नक्शे पर हुई एक छोटी सी भूल का नतीजा है। 97%। जी हाँ, ध्यान से सुनिए, 97%। सियाचिन में जान गंवाने वाले सैनिकों में से 97% की मौत दुश्मन की गोलियों से नहीं होती, बल्कि अत्यधिक खराब मौसम, खौफनाक बर्फीले तूफानों और ऊंचाई से जुड़ी बीमारियों की वजह से होती है। मतलब यहाँ असली दुश्मन कोई और देश नहीं, बल्कि खुद प्रकृति है। इस पूरे विवाद को गहराई से समझने के लिए हम 4 अहम पहलुओं पर नजर डालेंगे। पहला, नक्शे पर खींची गई वो एक अस्पष्ट रेखा। दूसरा, ओरोपॉलिटिक्स यानी पर्वतारोहण की राजनीति। तीसरा, सैन्य तनाव। और अंत में बात करेंगे सर्दियों की उस भारी कीमत की जो आज भी चुकाई जा रही है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं भाग 1, नक्शे पर एक अस्पष्ट रेखा। अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटे तो 1949 के कराची समझौते और 1972 के शिमला समझौते में एक लाइन लिखी थी, वहां से उत्तर की ओर ग्लेशियरों तक। बस सीज फायर लाइन को केवल NJ 9842 पॉइंट तक ही साफ तौर पर बताया गया था। शायद उस वक्त नक्शा बनाने वालों ने सोचा होगा कि इतने दुर्गम और बंजर इलाके के लिए भला कौन लड़ेगा, लेकिन उनकी यही अधूरी छोड़ी गई रेखा आगे चलकर एक बहुत बड़े टकराव की वजह बन गई। और इसी अस्पष्टता का नतीजा ये हुआ कि आज एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन यानी AGPL के अनुसार साल्टोरो रिज की ऊंची चोटियों और उससे जुड़े ग्लेशियरों पर भारत का नियंत्रण है। इससे भारत को एक बहुत बड़ी रणनीतिक बढ़त मिलती है। वहीं दूसरी तरफ साल्टोरो रिज के ठीक पश्चिम में स्थित निचली ग्लेशियर घाटियों पर पाकिस्तान का कंट्रोल है। अब आते हैं दूसरे भाग पर, ओरोपॉलिटिक्स या कहें पर्वतारोहण की राजनीति। 1970 और 80 के दशक में जब यहाँ बंदूकें पूरी तरह से खामोश थीं, तब पहाड़ों पर चढ़ने के जरिए एक कूटनीतिक जंग लड़ी जा रही थी। इसे ही ओरोपॉलिटिक्स का नाम दिया गया। मतलब किसी देश द्वारा ऐसे विवादित और ऊंचे पहाड़ी इलाकों पर अपना दावा मजबूत करने के लिए विदेशी पर्वतारोहियों का इस्तेमाल करना। बिना एक भी गोली चलाए दुनिया की नजरों में अपना अधिकार जताने का ये वाकई एक अनोखा तरीका था। ये कूटनीतिक चाल तब शुरू हुई जब अमेरिकी रक्षा मानचित्रण एजेंसी ने गलती से सियाचिन को पाकिस्तान के हिस्से में दिखा दिया। पाकिस्तान ने तुरंत इसका फायदा उठाया और विदेशी पर्वतारोहियों को वहां जाने के परमिट बांटने शुरू कर दिए। लेकिन जब भारतीय सेना के कर्नल नरेंद्र कुमार के हाथ ये विदेशी नक्शे लगे, तब जाकर इस साजिश का खुलासा हुआ। इसके जवाब में भारत ने 1978 में फौरन अपना पर्वतारोहण अभियान वहां भेज दिया। चलिए अब रुक करते हैं तीसरे हिस्से का, सैन्य तनाव, जहां से असल सीधा टकराव शुरू हुआ। पहाड़ों पर चढ़ने का ये कूटनीतिक खेल बहुत जल्द एक भयंकर सैन्य टकराव में बदल गया। हुआ कुछ यूं कि पाकिस्तान ने सियाचिन पर कब्जे के लिए लंदन के एक सप्लायर से खास आर्कटिक कपड़ों का ऑर्डर दिया। लेकिन दिलचस्प बात देखिए, सप्लायर एक ही था, तो भारत को इसकी भनक लग गई और भारत ने भी तुरंत 300 सूट का ऑर्डर दे दिया। समय के खिलाफ इस रेस में भारत ने बाजी मारी और 13 अप्रैल 1984 को ऑपरेशन मेघदूत लॉन्च कर दिया। पाकिस्तानी सेना के पहुंचने से पहले ही भारतीय जांबाजों ने साल्टोरो रिज की चोटियों पर अपना कब्जा जमा लिया। इसके बाद तो इस बर्फीली रणभूमि में कई बड़े ऑपरेशंस हुए। 1984 के ऑपरेशन मेघदूत के बाद 1987 में ऑपरेशन राजीव चलाया गया, जहां भारतीय सैनिकों ने 21,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद कैद पोस्ट पर कब्जा कर लिया, जिसे आज हम वीर सैनिक नायब सूबेदार बाना सिंह के सम्मान में बाना पोस्ट कहते हैं। फिर 1992 में बहादुर पोस्ट की लड़ाई हुई, जिसमें एक पाकिस्तानी हेलीकॉप्टर को मार गिराया गया और उनका हमला वहीं रुक गया। दोनों ही देशों ने इन ऊंचाइयों को हासिल करने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी। और हाँ, सियाचिन का ये गतिरोध सिर्फ इसी ग्लेशियर तक सीमित नहीं रहा। कई भू राजनीतिक जानकारों का मानना है कि 1999 में पाकिस्तान ने जो कारगिल में घुसपैठ की थी, उसका एक बहुत बड़ा मकसद भारत पर दबाव बनाकर उसे सियाचिन खाली करने पर मजबूर करना ही था। अब बढ़ते हैं हमारे चौथे और आखिरी भाग की तरफ, सर्दियों की कीमत। इन तमाम रणनीतियों और ऑपरेशंस के बीच एक बहुत ही खौफनाक सच्चाई छुप जाती है।
जैसा कि हमने शुरुआत में भी देखा, 97% मौतों का कारण यहाँ का क्रूर मौसम, बर्फीले तूफान और हाइपोक्सिया है। दुश्मन की गोलीबारी से केवल 3% जानें गई हैं। ये सच में एक बहुत बड़ी विडंबना है कि इस इलाके में असल कातिल कोई सैनिक नहीं, बल्कि वो जमा देने वाली ठंड है जो सीमा के दोनों तरफ के जवानों को एक बराबर दर्द देती है। 2003 में दोनों देशों के बीच युद्ध विराम जरूर लागू हुआ, लेकिन ये ग्लेशियर आज भी उतना ही जानलेवा है। जरा इन घटनाओं पर गौर कीजिए। 2012 में पाकिस्तान के ग्यारी सेक्टर में एक भयानक हिमस्खलन हुआ, जिसमें 129 पाकिस्तानी सैनिकों का पूरा बेस बर्फ में दफन हो गया। और 2016 की वो घटना तो हम में से कोई नहीं भूल सकता, जब भारतीय सेना के लांस नायक हनुमन थप्पा 25 फीट गहरी बर्फ के नीचे पूरे 6 दिनों तक दबे रहे। उन्हें जिंदा निकाल तो लिया गया, लेकिन बाद में उन्होंने अस्पताल में दम तोड़ दिया। ये घटनाएं बताती हैं कि यहाँ सिर्फ टिके रहने की कीमत भी कितनी अकल्पनीय है। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो 1984 से लेकर अब तक दोनों तरफ के अनुमानित 2000 से ज्यादा सैनिक अपनी जान गंवा चुके हैं। यहाँ बनी करीब 150 चौकियों को मेंटेन करने के लिए भारत हर साल $300 मिलियन और पाकिस्तान $200 मिलियन खर्च करता है। -50 डिग्री तापमान और हर पल फ्रॉस्ट बाइट के खतरे के बीच भारत यहाँ दुनिया का सबसे ऊंचा हेलीपैड, सोनम और एक फोन बूथ भी चला रहा है। तो इन सारे हालातों को देखने के बाद जहन में एक बहुत बड़ा सवाल आता है, क्या एक ऐसी जगह पर लंबे समय तक सेना तैनात रखी जा सकती है जहां प्रकृति ही सबसे बड़ी दुश्मन हो? 2003 का युद्ध विराम भले ही लागू हो, लेकिन जब तक सैनिक वहां मौजूद हैं, बर्फ और तूफानों से उनकी ये जंग हर दिन जारी रहेगी। क्या दुनिया की सबसे ऊंची चोटियों के खिलाफ इंसानों की ये लड़ाई कभी खत्म हो पाएगी?